आयांश मेरा बेटा था और वो मेडिकल नेग्लिजेंस का एक विक्टिम था जिसने हमारा साथ पिछले साल 26 दिसंबर को छोड़ दिया। लगभग वो इस साल 12 फरवरी को उसका 6 साल पूरा हो जाता। 6 साल पूरा होने के पहले ही वो हमें छोड़ गया। जन्म से लगातार वो बहुत ज़्यादा परेशानी में रहा। उसका खाना, उसकी सारी ज़रूरतें फीडिंग ट्यूब के हिसाब से पूरी होती थी। अक्सर ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती थी। हमें घर पे सारा उसके लिए व्यवस्था करके हम रखते थे। मेडिकल इक्विपमेंट, सक्शन मशीन, नेबुलाइज़र, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सारी व्यवस्थाएं उसके लिए होती थी। सो मेरा घर एक तरीके से वो मिनी हॉस्पिटल था। उसके मृत्यु के बाद मैंने वो सारी चीज़ें कहीं दान में दे दी क्योंकि वो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं रह गई थी। और लगभग 6 साल उसके साथ बिताया हमने। लेकिन वो 6 साल बच्चे के लिए जितने भयावह थे उससे कम मैं कहूँगा हमारे लिए भी थे, क्योंकि वो तो लगातार दुख दर्द पीड़ा सह रहा था और हम उसे देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। तकलीफ़ होती थी, लेकिन तकलीफ़ उसकी भी ज़िंदगी का एक हिस्सा था और हमारी ज़िंदगी का भी एक हिस्सा था। वो छोड़ के चला गया। खुशी है इस बात की कि कम से कम उसे उस पीड़ा से मुक्ति मिल गई। क्योंकि एक बच्चा जो ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना तो कुछ डिमांड कर सकता है, ना मुस्कुरा सकता है, हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो हमें देख पाता है या नहीं देख पाता है। सो एक माता पिता के लिए और एक परिवार के लिए ये बहुत दुखदाई चीज़ थी। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस तंत्र ने, जिस हॉस्पिटल ने और डॉक्टर्स ने मिलके उस बच्चे को वो दर्द दिया, उस बच्चे को हम अभी तक न्याय नहीं दिला पाए हैं। और उस न्याय के लिए हर फोरम पे जहाँ मैं लड़ सकता हूँ, जहाँ मैं अपनी बात रख सकता हूँ, वो प्रयास कर रहा हूँ। और प्रयास में कहीं ना कहीं मेरी इच्छा है, मेरी सोच ये है कि बच्चे को न्याय मिले। और न सिर्फ उस बच्चे को न्याय मिले बल्कि हर ऐसे बच्चे और हर ऐसे समाज के व्यक्ति को न्याय मिले जो एक हॉस्पिटल में एक आकांक्षा, एक इच्छा, एक सोच के साथ जाता है कि जब वहाँ जाएगा तो उस पैसा देने के बाद उसको सही तरीके से उसकी देखभाल करी जाएगी और उसे एक अच्छी सुविधा और अच्छी चिकित्सा मिलेगी। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उनके लिए सिर्फ एक कस्टमर बन के रह जाते हैं, जिनसे पैसे लिए जाते हैं, जिनकी देखभाल नहीं करी जाती है। और सबसे तकलीफ़ तब होता है जब उन्हें मेरे जैसा ट्रीटमेंट मिलता है और आगे आने वाला जीवन भी जब उनका दुख में बीतता है। मैं अपने केस में बताऊं तो मेरी पत्नी जब पहली बार गई उनके पास ट्रीटमेंट के लिए, तो उसी दिन उन्होंने एक मामूली सा कैलकुलेशन होता है जिसमें महिला के पीरियड के डेट के हिसाब से वो डेट ऑफ डिलीवरी को कैलकुलेट करते हैं। वो कैलकुलेशन ही गलत था और एक के बाद एक वो लगातार उस गलती को नेगलेक्ट करती रहीं। यहाँ तक कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स को भी ध्यान नहीं दिया गया। एम्स में जब हमने कंप्लेन किया तो वहाँ साफ साफ एम्स के रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हैं महिला के, प्रेग्नेंट लेडी के, उसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, जो कि मेरे केस में किया गया। एम्स की रिपोर्ट ने साफ कहा कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में बच्चे या फीटस और उसकी माँ में किसी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था और जन्म के बाद बिना कॉम्प्लिकेशन के कुछ भी नहीं रहा। बच्चा 100% डिसेबल्ड था, वेजिटेटिव कंडीशन में रहा। तो इस तरह की तकलीफ़ जब आप मिलती है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये एक ऐसे अपराध की सज़ा दी जा रही है जो अपराध हम ये मान के करते हैं कि ये जो व्यवस्था है, ये जो डॉक्टरों का एक जो फैटर्निटी है, जिसको कुछ लोग चाहे अनचाहे भगवान की श्रेणी में भी ला देते हैं, उन पे जो हमारी एक आस्था है, वो आस्था गलत है। इसलिए कि हम उनके लिए सिर्फ एक कस्टमर हैं। और मुझे ये लगता है कि समाज को भी यही मान के उनके पास जाना चाहिए कि हम उनके कस्टमर हैं और वो हमें एक सेवा देने वाले हैं। तो जब हम इस सोच के साथ जाएंगे तो वो भी एक अच्छी सेवा दे पाएंगे और हम भी अगर उनकी सेवा में कमी होगी तो हम उसके लिए लड़ पाएंगे और उसका कंप्लेन कर पाएंगे। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हम मान बैठते हैं कि ये लोग दूसरे भगवान हैं और मंदिर जो है इनका हॉस्पिटल है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो
अपने बच्चे की कुछ अच्छी मेमोरीज जो आपको उसके बारे में ज़्यादा अच्छा लगता हो, कुछ ऐसा बताइए। बच्चा था हमारा, 6 साल तक हमारे साथ रहा। अच्छी मेमोरी और बुरी मेमोरी तो बोलना मुश्किल है, लेकिन हाँ, जितने दिन रहा हमने अपने तरफ से प्रयास किया कि वो खुश रहे। लेकिन तकलीफ़ इस बात की है कि उसकी खुशी भी हमें नहीं दिखती थी। कभी कभार सपने में या ऐसे भी एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आ जाती थी, जो तो हमें देख के बड़ा आनंद आता था, बड़ा अच्छा लगता था। बाकी जीवन में हमारा एक रूटीन था, सुबह उसे 5 बजे इंजेक्शन से खाना देना है, 2 घंटे बाद फिर देना है या 3 घंटे बाद देना है। वो खाने के हिसाब से होता था कि अगर आप कुछ हार्ड दे रहे हैं, जैसे दलिया का पानी दिया तो थोड़ा सा गैप बढ़ा लिया, लेकिन फ्रूट जूस दिया तो थोड़ा सा गैप कम कर लिया, बीच में उसे दवाएं देनी हैं। तो एक जीवन में कहीं ना कहीं एक रूटीन था, उसके हिसाब से हम चलते थे। तो उसके जाने के बाद कम से कम वो रूटीन हमारा ब्रेक हो गया। हम ये कहें कि 6 साल तक, लगभग 6 साल तक हम आसपास भी कहीं भी किसी तरह के समारोह में, शादी में या किसी उत्सव में, किसी फेस्टिवल में हमारा पार्टिसिपेशन नहीं के बराबर होता था। तो मेमोरीज़ बस इसी तरीके की हैं, जो मेमोरीज़ कहीं ना कहीं दुख देती हैं, तकलीफ़ देती हैं। क्या आप उसके मेडिकल जर्नी के बारे में, उसके जीवन के बारे में कुछ और बता सकते हैं? मेडिकल जर्नी तो बस यही था कि उसके स्टमक में एक पाइप डाला हुआ था, उस पाइप से हम उसे खाना खिलाते थे। उसके गले में और सांस नली में अक्सर कफ जमा हो जाता था, जिसको सक्शन मशीन से निकालते थे। हमारे यहाँ इस फ्लैट में 2 फ्लोर हैं, तो मैंने दोनों फ्लोर पे सक्शन मशीन और दोनों फ्लोर पे नेबुलाइज़र वगैरह की व्यवस्था कर रखी थी, इसलिए कि कभी उसकी माँ जब मैं घर पे न रहूँ उसको नीचे लेके जाए, चूँकि किचन नीचे है तो उस हिसाब से सारी व्यवस्थाएं हों ताकि उसको कहीं दिक्कत ना हो। मेरी बेटी छोटी है, अभी 7वीं में है, उसके रहते तक तो वो 6th क्लास में ही थी। यहाँ तक कि हमने उसे भी ट्रेन किया हुआ था कि अगर अचानक से ज़रूरत पड़ जाए तो वो उसको सक्शन कर सके। मान लेते हैं उसकी मम्मी कहीं किचन में है या वॉशरूम में है और उस दरमियान 10-15 मिनट में उसको देखने वाला कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार हम लोग उसके साथ लगे रहते थे। जब जाग रहा होता था या सो रहा होता था, परेशानियां दोनों समय बराबर ही होती थी, इसलिए कि कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए पल्स ऑक्सीमीटर से बराबर मेज़रमेंट हम देखा करते थे। तो ये चीज़ें थीं जो अब नहीं हैं। अभी आपके केस का क्या स्टेटस है? मेरे केस में रोहिणी कोर्ट में केस चल रहा है। उसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया FIR के लिए। FIR हो गया था। FIR होने के बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैटर कहा गया। अनफॉर्चुनेटली हमारी पुलिस या तो सेंसिटिव नहीं है या तो उनको डॉक्यूमेंट्स देखने नहीं आते हैं। बहुत क्लियर एविडेंसेस हैं मैनिपुलेशन के, बहुत क्लियर एविडेंसेस हैं जिसमें डॉक्टर्स एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा गंभीर बात क्या हो सकती है कि 2 पीडियाट्रिशियन हैं जिनको हॉस्पिटल कह रहा है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि ये दोनों ऑपरेशन थिएटर के अंदर थे और दोनों लिख के दे रहे हैं कि हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं थे। इसके बाद भी जितने डॉक्टर्स थे, पेपर्स में क्लियर मैनिपुलेशन है, डेट के मैनिपुलेशन हैं, मुझे डिस्चार्ज समरी नहीं दिया गया। हर डॉक्टर इनकार कर रहा है अपने होने या ना होने के बारे में ऑपरेशन थिएटर के अंदर। और इसके बाद भी सारे मैनिपुलेशंस को इग्नोर करते हुए उसको क्लीन चिट दे दिया गया। और हमने प्रोटेस्ट पिटीशन पिछले साल सितंबर महीने में, सितंबर के अंत में हमने रोहिणी कोर्ट में दाखिल करी। इस साल का अक्टूबर आ गया, आज तक उस प्रोटेस्ट पिटीशन पे सुनवाई नहीं हो पाई। हर डेट पे मैं जाता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ अपने तरफ से कि बच्चे को न्याय मिले, चूँकि मुझे तो कुछ मिलना नहीं है, लेकिन और किसी दूसरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो, समाज में किसी और को इस दर्द से ना गुजरना पड़े। तो एक केस तो रोहिणी कोर्ट में है। जब FIR हुआ उसके बाद इन लोगों ने हाई कोर्ट में फ़ाइल किया कि इस FIR को खारिज करा जाए, क्वैश किया जाए। तो वो केस अब ख़त्म हो गया है, इसलिए कि हाई कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा और बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो दोनों पक्ष में से कोई भी हाई कोर्ट आ सकते हैं।
तीसरा एक और केस है जो हाई कोर्ट में अभी वर्तमान में चल रहा है, दिसंबर में कोई उसका डेट है, जो एनएमसी के अगेंस्ट है, नेशनल मेडिकल कमीशन के अगेंस्ट है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने सारे डॉक्टर्स को क्लीन चिट दे दी। दिल्ली मेडिकल कमीशन के ऑर्डर में जिसमें साफ लिखा हुआ था कि नेग्लिजेंस हुआ है, उस ऑर्डर को उल्टा किया और दिल्ली मेडिकल कमीशन के किसी भी पॉइंट को बिना कॉन्ट्राडिक्ट किए, बिना उसके बारे में कुछ कहे, इन्होंने क्लीन चिट दे दी नेशनल मेडिकल कमीशन ने। और नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शारदा जैन, उनको एक्सपर्ट अपॉइंट किया, जो कि एक फॉरम है दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फॉरम। आप अगर दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फॉरम सर्च करें वेबसाइट पे तो आपको मिल जाएगा। और उस वेबसाइट पे आश्चर्यजनक रूप से मैं आपको बताऊं, एक उसके जो संस्थापक सदस्य हैं जिनका नाम डॉक्टर शारदा जैन है, उनका फोटोग्राफ आपको मिलेगा और उनके बराबर में जो एक्यूज्ड है मेरे केस में डॉक्टर शकुंतला जैन, उनका फोटो मिलेगा। ये कोई वेबसाइट मेरा बनाया हुआ नहीं है, उस वेबसाइट पे दोनों के फोटो आपको बराबर में मिलेंगे। और सबसे आश्चर्य की बात यह कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक्सपर्ट जिसको अपॉइंट किया, वो जो एक्यूज डॉक्टर है उसका दोस्त है, साथी है, उसके साथ काम करने वाला है, संस्था में उसका भागीदार है। और उसकी बात मानते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्लीन चिट दी, जिसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट में गए और कहा कि ये जो क्लीन चिट है ये गलत है। और हाई कोर्ट ने उस नेशनल मेडिकल कमीशन के ऑर्डर पे स्टे लगाया, जो स्टे आज के दिन पे भी चल रहा है। और आपको बताऊं, एक और मेरा केस है जो नेशनल NCDRC में चल रहा है, नेशनल कमीशन में चल रहा है, वो कंपनसेशन के लिए है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने ऑर्डर किया हमारे एप्लीकेशन के बाद कि आपके केस को एम्स रेफ़र किया जाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। और हमने जब वो केस वहाँ नेशनल एम्स लेके गए तो हमने कुछ प्रश्न लिख के दिए, 10-12 प्रश्न थे, और हमने एम्स से कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जैसे क्या ये कैलकुलेशन सही है। एम्स ने साफ कहा कि ये कैलकुलेशन गलत है। और भी सवाल हैं, वो सारे सवाल प्रत्यक्ष रूप से ये इशारा करते हैं कि नेग्लिजेंस हुआ। तो आज के दिन पे अगर कहें तो कुल 3 मेडिकल ओपिनियंस हैं। दिल्ली मेडिकल काउंसिल का ओपिनियन जो कहता है कि नेग्लिजेंस हुआ, नेशनल मेडिकल कमीशन का ओपिनियन जो कहता है नेग्लिजेंस नहीं हुआ, बिना ये बताए कि दिल्ली मेडिकल कमीशन के ऑर्डर में क्या गलत थी, और तीसरा जो एम्स का रिपोर्ट आया है, वो जो आप अगर पहले प्रश्न से अगर आप पहले पन्ने से स्टार्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये इशारा करता है कि नेग्लिजेंस तो इस के अंदर हुआ है। वो मैं सारे पेपर्स हमारे पास हैं, ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, कोर्ट्स में हमने सबमिट किया हुआ है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस को ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ NMC का ऑर्डर दिखता है, जो ऑर्डर पूरी तरीके से गलत है और एक ऐसे इंसान के द्वारा दिया गया ऑर्डर है जो एक्सपर्ट होना डिज़र्व ही नहीं करता है किसी भी ऐसा कहा जाए कि इस तरह के मेडिकल प्रोसेस में। इन सारी रिपोर्ट्स में से आपके फेवर में कितनी है? MCI, DMC? फेवर में DMC ने साफ कहा था कि नेग्लिजेंस हुआ है। और अगर आप दिल्ली मेडिकल कमीशन के पन्ने को पलटेंगे तो उन्होंने दिल्ली मेडिकल कमीशन के पेज पे अगर आप जाएंगे जिसमें उन्होंने ऑर्डर दिया है, तो मैं आपको 2-3 लाइन पढ़ के सुनाऊं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ में अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के बताऊँ तो उसमें लिखता है कि The punishment of removal of name of Dr. Shakuntala Kumar from the State Medical Register of Delhi Medical Council for a period of 7 days is highly inadequate, as she has committed serious lapse in the medical management of the patient Srimati Ansu Bala, which not only compromised the health of the patient but also her newborn baby, as has been highlighted in the disciplinary committee observations. तो आप अगर देखें तो ये है नेशनल मेडिकल कमीशन ने, मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने एक शारदा जैन नाम की एक डॉक्टर हैं और आखिरी पेज पे उन्होंने 9 पॉइंट्स दिए हैं अपने ऑर्डर के। उन 9 पॉइंट्स को अगर आप देखें तो ये सारे ऐसे लगते हैं कि बस किसी सामान्य इंसान ने लिख दिया, ये किसी एक्सपर्ट के द्वारा तो लिखा जा नहीं सकता है, जिसमें दिल्ली मेडिकल कमीशन के किसी भी पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया गया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अगर आप DMC का ऑर्डर देखें तो DMC के ऑर्डर पे सारे एक्सपर्ट्स के नाम, कौन कौन से डॉक्टर इस ने मेरे केस को देखा और जांच करी और जांच के बाद ऑर्डर दिया, वो सारे डॉक्टर्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप एम्स के ऑर्डर को देखें तो एम्स के ऑर्डर में भी जितने डॉक्टर्स थे 1 2 3 4 करके सारे डॉक्टर्स का नाम जो है वो एम्स के ऑर्डर में लिखा हुआ है। पहले पन्ने में ही अगर आप जाएंगे तो 1 से लेकर 7 तक आपको डॉक्टर्स के नाम उसमें मिलेंगे जो उस मेडिकल बोर्ड के सदस्य थे। नेशनल मेडिकल कमीशन में अगर आप जाएंगे तो सिर्फ एक डॉक्टर का नाम है, डॉक्टर शारदा जैन,
और सबसे आश्चर्यजनक ये कि वो शारदा जैन एक इंटरेस्टेड पार्टी है। कुछ पेपर्स हैं मेरे पास जो जब हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग्स के दौरान एनएमसी को ये कहा गया कि आप जिस मीटिंग में ये फैसला लिया गया उसके मिनट्स दीजिए, वो जो मिनट्स है उस मिनट्स में इन्होंने कितने जगह पे मैनिपुलेशन कर रखे हैं। सो एनएमसी एक सरकारी एक संस्था है जिसका काम है कि पूरी मेडिकल व्यवस्था को देखे, और जब ये संस्था इस गलत तरीके से काम करेगी, और ये मैं पूरी गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ और ये बात मैं कहीं भी बोल सकता हूँ, एनएमसी अगर इस तरीके का काम करेगी तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि एनएमसी गंभीर नहीं है पेशेंट्स के प्रति, और एनएमसी का काम सिर्फ डॉक्टर और हॉस्पिटल्स को बचाना है। और इस तरह की व्यवस्था अगर इस देश में काम करेगी तो आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं ये डॉक्टर और हॉस्पिटल को संरक्षण देके ये मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस को बढ़ा रही है। तो अगर नेशनल मेडिकल कमीशन थोड़ी सी गंभीरता और ईमानदारी के साथ काम करे तो मुझे लगता है कि इस देश में बहुत गिरावट आएगी मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में, और डॉक्टर अपने काम के प्रति ज़्यादा संवेदनशील रहेंगे। एमसीआई की रिपोर्ट पर जो आपने क्लेम किया है उसके अगेंस्ट आई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपके क्लेम्स आपने जो किए उसमें तो उसके अगेंस्ट आई थी एमसीआई की रिपोर्ट, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसा आपको बताया कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपने ऑर्डर में किसी भी डीएमसी के किसी भी पॉइंट को काउंटर नहीं किया है। डीएमसी के ऑर्डर को अगर आप देखें तो बहुत डिटेल ऑर्डर है, जबकि मैं ये नहीं कहूँगा कि डीएमसी के ऑर्डर से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। ठीक है, अगर मैं पूरी तरीके से संतुष्ट होता तो कभी भी मैंने नेशनल मेडिकल कमीशन में अपील नहीं किया होता। मैंने नेशनल मेडिकल कमीशन में अपील भी इसलिए किया कि मैं डीएमसी के ऑर्डर से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था। अगर आप डीएमसी के ऑर्डर को देखें तो इसमें साफ लिखता है कि नो मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ लेबर आर प्रेजेंट एंड द क्लिनिकल नोट्स आर ऑल्सो इनएडिक्वेट। कहता कि पेपर्स ठीक से ये नहीं रख रहे हैं। नो नोट्स आर अवेलेबल बिटवीन 7 to 11 AM विच इज अ वेरी क्रूशियल पीरियड। ये डीएमसी के ऑर्डर में लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है कि शकुंतला कुमार के बारे में, सी हैज कमिटेड सीरियस लैप्सेस इन द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विच कॉम्प्रोमाइज द हेल्थ ऑफ द पेशेंट एज वेल एज द न्यू बॉर्न बेबी। इसने लिखा है कि ऑन इंक्वायरी डिसिप्लिनरी कमिटी inquiry by the disciplinary committee, Dr. Shakuntala Kumar admitted that she committed a mistake in the calculation of EDD. In this order, it is clearly written that Dr. Anubha Agrawal, who happens to be the pediatrician at that time of that particular hospital, has clearly stated that she was not a part of the treatment process. So, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि दो पीडियाट्रिशियन हैं और दोनों पीडियाट्रिशियन कह रहे हैं कि ऑपरेशन थिएटर में नहीं थे। तो मैं इसका क्या ये कंक्लूजन निकालूं कि ऑपरेशन की हॉस्पिटल बिना पीडियाट्रिशियन के ट्रीटमेंट करता है और मेरा बच्चा इसलिए इस स्थिति में है चूंकि कोई पीडियाट्रिशियन नहीं थे, या कहीं ना कहीं दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करके हॉस्पिटल के अंदर कुछ ऐसी घटना उस चार दीवार के अंदर हुई है जो सब लोग जानते हैं लेकिन अपने आप को उस घटना से दूर रखने के लिए छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अगर देखें तो डीएमसी एक दवा होती है ऑक्सीटोसिन, जो लगभग 16 घंटे तक मेरी पत्नी को दिया गया। 16 घंटे। अगर आप मेडिकल लिटरेचर देखें, सारे मेडिकल लिटरेचर हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उस जिसमें ऑक्सीटोसिन दवा का जिक्र किया गया है। 16 घंटे तक वो दवा दी गई। कोई भी एक मेडिकल डॉक्टर आप समाज में ढूंढ लीजिए जिसने मेडिकल की पढ़ाई सही तरीके से करी हो, कहीं नहीं सकता है कि ऑक्सीटोसिन दवा बिना डॉक्टर के प्रेजेंस के 16 घंटे तक दी जा सकती है। साफ लिखा हुआ, सी वॉज इंड्यूस्ड बाई ऑक्सीटोसिन ड्रिप फॉर एन अनस्पेसिफाइड इंडिकेशन। नो नोट्स आर अवेलेबल बिटवीन 7 to 11। No manual or electronic records of monitoring of labor are present. The attending pediatrician Dr. Anubha Agrawal did not put any notes on the immediate condition of the baby as per the hospital records. ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि ये जो एनएमसी है, तो मेरा ये कहना है कि अगर डीएमसी ने इतनी सारी बातें कही और आप सही में इंक्वायरी कर रहे हो तो आपको इंक्वायरी के टाइम पे इन सारी बातों को की जांच करनी चाहिए थी और इनके अगेंस्ट में आपको लिखना था कि डीएमसी ने ये गलतियां करी। एक भी पॉइंट नहीं लिया गया और सीधे कह दिया गया, क्लीन चिट दे दिया गया। एनएमसी में सबसे जो मुझे ऑब्जेक्शनेबल लगता है, सुनवाई के दौरान डॉक्टर्स की सुनवाई हुई, उनका जो भी एक पैनल रहा होगा उसके अंदर 5-6 डॉक्टर्स थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है। जब डॉक्टर्स की सुनवाई चल रही थी मैं बाहर बैठा था, जब मेरी सुनवाई चल रही थी तो डॉक्टर्स जा चुके थे। तो ये कैसी सुनवाई है जिसमें एक पक्ष दूसरे के बारे में क्या बोल रहा है ये सुनने का हक नहीं दिया जाता है।
यहां तक कि उनके जो पेपर्स एनएमसी में सबमिट किए गए थे, उन पेपर्स की कॉपी तक मुझे नहीं दी गई। मैंने लेटर लिख के एनएमसी से मांगा कि इन कॉपी मुझे दीजिए, इसकी कॉपी की इनके जो पेपर्स उनकी कॉपी मुझे दीजिए, और वो मुझे प्रोवाइड नहीं कराई गई। सो एनएमसी का जो पूरा काम करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं वेग है, क्लियर नहीं है, और ऐसा लगता है कि वो एक पूर्वाग्रह से काम करते हैं। उनकी एक सोच कहीं ना कहीं बनी हुई है, उनका रिजल्ट दिमाग में पहले से होता है और उसी रिजल्ट को अचीव करने के लिए काम करते हैं।